नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बातों बातों में। हमारे साथ आज हैं बिहार के वित्त मंत्री श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी। स्वागत है साहब आपका जी मीडिया में। जी नमस्ते। सबसे पहले बजट को हम सिंप्लीफाइड भाषा में आपसे समझना चाहेंगे। आपने बजट पेश किया है, बहुत उम्मीद थी लोगों को। इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, बजट जो है हमारे खर्चे का, आय का, जन आकांक्षाओं का एक तरह से झलक है। और बजट में जो फोकस पॉइंट है हमारा, वो आप ये नहीं कह सकते हैं कि साहब हम 100% जो है इसमें पास कर गए हैं, मगर हमारी कोशिश हुई है कि जो आकांक्षाएं हैं और जो बिहार की बनावट है या बिहार के जो 89% लोग जो गांव पे रह रहे हैं, तो उसको फोकस किया जाए। और उसको फोकस करने के लिहाज से आपने देखा होगा कि प्लान हेड और नन प्लान हेड का गैप हमने कम किया है। पहले अक्सर होता था कि नन प्लान का आकार बड़ा होता था, तो नन प्लान हेड में जो पैसा खर्चा होता है वो सैलरी है, पेंशन है, मरम्मत है, कुछ उसमें भी विकास के काम होते हैं हल्का फुल्का, मगर उससे एसेट का क्रिएशन नहीं होता है स्टेट का। मगर प्लान हेड से जो राशि खर्चा होती है तो उससे जो है एसेट का क्रिएशन होता है। तो हमने फोकस किया है गांव को, हमने फोकस किया है गरीब को, हमने फोकस किया आवाम को। फोकस लोगों को समझ नहीं आया, क्योंकि लोगों ने जो इसको इंटरप्रेट किया वो कहा ये 92-94 पेज का बजट था। मैं आम आदमी के लिए जानना चाह रहा हूं कि बिहार की आम जनता के लिए इस बजट में क्या है। ऐसा है कि मैंने पहले ही कहा कि जो अब लोग कह रहे हैं कि 7 निश्चय 25 साल में भी पूरे नहीं होंगे। ये जो 5 विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय की घोषणा की है, ये होगा नहीं। अनुभव के आधार पर उदाहरण दे रहा हूँ कि जिस राज को ये लोग जंगल राज कहा करते थे, मतलब लालू जी और राबड़ी जी के राज को, उस जंगल राज में जो है कितने यूनिवर्सिटी बने। लोकनायक जयप्रकाश विश्वविद्यालय बना, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय बना, विनोबा विश्वविद्यालय बना, मौलाना मजरूल हक विश्वविद्यालय बना, BN मंडल विश्वविद्यालय बना। तो उनको कहते हैं कि जो आदमी इतने निराशा में जा चुके हैं और सच को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हो सकता है। मैं कहा कि मैं करके दिखा दूंगा कि साहब ये हो सकता है। हमारे संसाधन सीमित जरूर हैं, मगर हम अपने सीमित संसाधन में विकास की पटरी को जो है एक तरह से सब्सटेंशियल रखा है। सिद्दीकी साहब, एक जो चीज देखी जाती है, आप लोग लगातार ये बात कर रहे हैं कि मोदी जी एक स्पेशल पैकेज की घोषणा कर गए थे चुनाव के दौरान, और वो स्पेशल पैकेज आज तक बिहार पे नहीं आया। आप लोगों की तरफ से, क्योंकि लोगों को तो ये फर्क नहीं पड़ता वो केंद्र दे वो राज्य दे, लोगों को ये मतलब है कि हमारा विकास कब होगा, और वो विकास होता है बड़ी घोषणाओं से, बड़े काम करने से और उसको इंप्लीमेंट करने से, जो बड़े बड़े वादे होते हैं। जो आपने बजट पेश किया उसमें हमें ऐसी कोई बड़ी चीज या कोई बड़ी घोषणा नहीं समझ में आई। आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि देखिए, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की चुनाव के दौरान आके यहाँ, और लाखों लोगों की उपस्थिति में, और जैसे बीडर बोली लगाता है कि इतना दे दूं तो इतना दे दूं, तो उन्होंने बिहार में आके बिहार के लोगों के समक्ष 1,25,000 स्पेशल पैकेज की घोषणा की। मैं निराश नहीं हूँ। 1,25,000 करोड़। हाँ, 1,25,000 करोड़। मैं अभी भी आशान्वित हूँ कि देश का प्रधानमंत्री जो है गलत बोल ही नहीं सकता। अगर 1,25,000 नहीं आए, 1,25,000 नहीं आए, तो हमारे जो उपलब्ध संसाधन हैं, उस उपलब्ध संसाधन से जो हमने बजट में प्रावधान किए हैं वो सारे कार्य होंगे। सिद्दीकी साहब, टैक्सेशन की हम बात करते हैं, लगभग हर चीज़ पे टैक्सेशंस लगे हैं, टैक्सेशंस बढ़े हैं। नीतीश कुमार साहब का एक बयान था, उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए थे कि ये सिर्फ उस चीज़ पे टैक्स बढ़ा रहे हैं जहाँ से फ़ायदा हो सकता है, जहाँ से पैसा आ सकता है। वित्त मंत्री होने के नाते क्या इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? और दूसरी बात, क्या आप ये मानते हैं कि बिना पैसे के आप सरकार चला सकते हैं? बिना पैसा की सरकार कैसे चल सकती है? तो फिर वो आरोप, वहाँ आरोप और यहाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ ये
आजकल तो टैक्सेशन का अलग डिपार्टमेंट हो गया, मगर वित्त की मोहर लगती है उस पर। और जो लोग आज सवाल उठाते हैं, जब श्रीमान जसवंत सिन्हा जी वित्त मंत्री थे तो उस वक्त मैं हुआ करता था कॉमर्शियल टैक्स मिनिस्टर। इसी तरह इलेक्शन से जीत के हम आए थे और कॉमर्शियल टैक्स मिनिस्टर बना था। टैक्सेशन का अधिकार जो है वो स्टेट लिस्ट में है, मगर जो डाइवर्सन हो रहा था टैक्स में, एक स्टेट का कुछ दूसरे स्टेट का कुछ, तो एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई। उस एम्पावर्ड कमेटी ने पहले यह निर्णय लिया कि साहब फ्लोर रेट जो है हम लागू करेंगे, कि फ्लोर रेट जो है एक वस्तु का यहाँ अगर ये टैक्स है तो दूसरे जगह भी वही होना चाहिए और स्लैब घटाना चाहिए। फिर उन्होंने ही, उनके परसुएशन से ही ये हुआ कि इंडस्ट्रियल इंसेंटिव ख़त्म किया जाएगा। फिर कहा कि पाइपलाइन इंडस्ट्रीज की सूची दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो है वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा। वैल्यू एडेड टैक्स का उन्होंने ये कहा कि साहब इसका उद्देश्य है टैक्स का बेस बढ़ाना और टैक्स का सरलीकरण करना। अब मैं बता रहा हूँ ये कि 4 स्लैब में हो गया। तो अब 2011 में ही कपड़ा पे में सेंट्रल एक्साइज का टैक्स लेते थे केंद्र सरकार। उन्होंने कहा कि सेंट्रल एक्साइज पे अब हम नहीं लेंगे, ये आपको हम छूट देते हैं कि आप लगाइए। हमने किस पे लगाया है? 500 रुपये से मीटर, 500 मीटर से ज़्यादा के जो कपड़े बिकते हैं उस पर टैक्स है। 2000 रुपये से ज़्यादा की साड़ी है उस पर टैक्स है। फिर लोगों ने ये प्रचार कर दिया कि साहब इन्होंने समोसा पे लगा दिया, मिठाई पे लगा दिया, सब पे लगा दिया। नहीं लगा, उस पे जो ब्रांडेड कंपनीज हैं, जो समोसा 40 रुपया 50 रुपया से 25 रुपया तक में बेचती है, और वही समोसा जो है दूसरे समोसे पे तो कभी भी टैक्स नहीं था पहले। नहीं है, अभी भी नहीं लगा है। लेकिन आम आदमी को तो, अगर कोई आदमी, वो आज की डेट में आप मानेंगे मिडिल क्लास आदमी किसी भी दुकान में बैठ के अगर समोसा खा रहा है और वो 25 रुपए का समोसा मॉल में कहीं जाके खा रहा है, तो वो तो मिडिल क्लास आदमी भी है। तो क्या आप बोल रहे हैं कि बजट उस मिडिल क्लास के लिए नहीं है? नहीं, मिडिल क्लास के लिए भी है, मगर क्या है कि अब आप जाके 5,000 रुपये की मिठाई लेते हो तो 200 रुपया टैक्स देने में कहाँ बहुत ज़्यादा भार पड़ जा रहा है। फिर दूसरी बात है कि जनरल जितनी मिठाइयाँ या जितने भी गांव से लेके और शहर में भी जो ब्रांडेड छोड़ के जो बिक रहे हैं उसमें कोई टैक्स नहीं है। और इस टैक्स से हमको कौन बहुत ज़्यादा आएगा? बहुत ज़्यादा नहीं आने वाला। जो लोग सोच रहे हैं तो सरकार चलेगी कैसे? है? तो सरकार चलेगी कैसे? सरकार का ये रियलिस्टिक बजट है, सारी राशि का प्रावधानित है। और मैं 2 रोज जो बहस होगी बजट पे, सामान्य वाद विवाद, उसके बाद मैं बताऊंगा कि यह 1,44,000 में कैसे में रुपये हैं प्रावधान करेंगे। जी। सिद्दीकी साहब, आपने कहा कि टैक्सेशन विभाग अलग है। अन्य राज्यों में देखा जाता है कि टैक्सेशन जो होता है वो विभाग वित्त में ही होता है। आप वित्त मंत्री की तरह इसको किस तरह से देखते हैं? क्या इससे कोई परेशानी होती है? क्योंकि परेशानी तो अब अगर आप कैमरे पे नहीं बोलना चाहें तो अलग बात है, लेकिन आई एम श्योर परेशानी होती होगी। नहीं, ऐसा है कि यहाँ पहले से 10 साल पहले से 10 क्या 15 साल से भी ज़्यादा से टैक्सेशन अलग हो गया था। वो अलग हो गया था इस वजह से भी अलग था, डिपार्टमेंट अलग बन गया था। और फिर उस ज़माने में मंत्री ज़्यादा हुआ करते थे। तो अब एक तरह से बाइंडिंग हो गई कि इससे ज़्यादा मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होंगे। 10 साल से जो फिनांस मिनिस्टर थे उन्हीं के साथ कॉमर्शियल टैक्स हुआ करता था। मगर ऐसा नहीं है कि काम करने में कोई दिक्कत होगी, काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आप समझिए ना, आप ये बात मानेंगे कहीं ना कहीं कि अगर आप ही पे वो डिपार्टमेंट होता तो शायद फाइनेंशियल प्लानिंग करना बेहतर होता। नहीं, फिनेंशियल प्लानिंग का एक तो चुनाव से हम लोग आए थे जी। चुनाव से आने के बाद फिर जिस विभाग का प्रभार मुझे मिला तो 3 महीना से इसी में लग गए। मगर हम लोगों ने एक शुरुआत भी की है
और फिर जो हम कहेंगे वो करेंगे, और जो कहेंगे वो नहीं करेंगे तो हट जाएंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे सिद्दीकी साहब के पार्टी में कद की और बजट के कुछ आंकड़ों की। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस खास कार्यक्रम में बातों बातों में। सिद्दीकी साहब, बजट में जो प्रावधान की बात है, करीब 21,000 करोड़ आपने शिक्षा के लिए दिया है, 7,000 करोड़ के आसपास शायद विद्युत पावर को लेके बात हुई है। इन दो सेक्टर्स के लिए आप क्या कहेंगे? मतलब इन पे इतना स्ट्रेस है, तो मैं आपके विजन को जानना चाहूँगा। अब देखिए, आम लोगों से पूछिए कि पहले बिजली की स्थिति क्या थी, अब बिजली की स्थिति क्या है, बिजली गांव-गांव लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो विकास के जो मजबूत एक तरह से पिलर्स हैं, आपको बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोड है, सोशल सेक्टर है, तो उन सेक्टरों को हमने फोकस किया। और अब आप कह सकते हैं कि हम संतुष्ट नहीं हैं कि इतने पैसे से ही हमारा सारा काम चल जाएगा, मगर जितनी बड़ी चादर है हमारी, उतना ही पैर हमने फैलाया। सिद्दीकी साहब, 787 करोड़ रुपए इंडस्ट्रीज को दिए गए हैं, इसका क्या कारण रहा? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ बड़ी इंडस्ट्रीज की जो है संभावनाएं कम हैं। एग्रो बेस्ड स्टेट है, 89% से ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं, तो यहाँ जो है कोऑपरेटिव सेक्टर में, फिर उसके बाद लघु उद्योग में, मध्यम उद्योग में जो है इंडस्ट्रीज की संभावना है। एग्रो बेस्ड जो है वो संभावना है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कई बार इन्वेस्टर को भी इनवाइट किया, मगर जो अब झारखंड के तरह तो हमारे पास ओर्स है नहीं, या दूसरे स्टेट्स की तरह, और हम अभी हमारी स्थिति ग्रोइंग स्टेट की है, और उस ग्रोइंग स्टेट में हमने अपना विकास दर जो है वो बरकरार रखा है और थोड़ा बढ़ाया ही है, उसको कम नहीं हुआ है हमारा। तो सीमित संसाधन में भी जो लोग ये कहते हैं कि साहब बिहार बैकवर्ड स्टेट है, तो उन्हीं से मैं कहता हूँ कि भैया, अगर बैकवर्ड स्टेट है और जो लोग कहते हैं कि इस बैकवर्ड स्टेट की तुलना गुजरात से करते हैं, महाराष्ट्र से करते हैं, तमिलनाडु से करते हैं, तो मैं उनसे बहुत विनम्रता से अनुरोध करता हूं कि साहब मुझको लाओ उनके बराबर। लेकिन आपके ऊपर विपक्ष आरोप लगाता है कि इंडस्ट्रीज को लाने की क्षमता सरकार में नहीं है और इंडस्ट्री कोई सेटअप ही नहीं करना चाहते हैं क्राइम के चलते। 10 साल से जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो तो साथ थे सरकार में। लेकिन सरकार तो यही थी ना साहब, मुख्यमंत्री तो यही थे। भाई, मतलब चित भी आपकी, पट भी आपकी, ये नहीं, चलेगी हमारी तो थोड़ी? न चित है न पट नहीं, है। आपकी नहीं जी, उनकी मैं बोल रहा हूँ जी। चित भी आपकी, पट भी आपकी। जैसे कहते हैं कि एक हम लोगों के यहाँ है कि मेरा कर कर, इनका कर मैं कमल, मेरा पैर पैर, इनका पैर पादुका चरण, मेरा मुंह मुंह, इनका मुंह मुखमंडल। बात यह है कि यह कहते हैं कि जब कुछ उपलब्धि की बात आती है तो वो कहते हैं कि ये तो हमारे वजह से है। तो अब जो लोग 10 साल रहे सरकार में, और खास करके वित्त मंत्री, तो उनसे पूछिए ना कि कितने इन्वेस्टर आए। सिद्दीकी साहब, लेकिन ये तो वही बात हो गई ना कि मेरी कमीज आपकी कमीज से सफेद है। ठीक, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मेरी कमीज सफ़ेद है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी कमीज बहुत मैली भी नहीं है। आपने एक बात कही एग्रेरियन इकोनॉमी की, आपने कहा कि हम कृषि प्रधान राज्य हैं और कृषि पे बहुत लोग निर्भर हैं, लेकिन अगर हम इस बार के बजट को देखें तो उसमें मात्र 3.5% के आसपास आपने कृषि के लिए एलोकेट किया है। तो कृषि को सपोर्ट के लिए मात्र 3.5%। कृषि पे पहले की अपेक्षा ज़्यादा है, और जो तो पहले और भी कम था। हाँ, पहले और कम था जी। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे 7 निश्चय हैं, अब लोग कहते हैं कि भाई ये 7 निश्चय में नीतीश जी का है। अरे भाई, नीतीश जी हमारे मंत्रिपरिषद के मुखिया हैं और स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड हैं, और अल्टीमेटली लोगों को फायदा होगा।
और फिर जो हमने में चुनाव के दौरान कमिट किया है या जनता से जो इकरारनामा बनाया है, उस इकरारनामे को हम जो है ज़मीनी स्तर पे उतारने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको तकलीफ़ क्यों हो रही है? अगर मान लीजिए कि हम फेल करेंगे तो ठीक है भाई, आपको फ़ायदा होगा। महागठबंधन पे अगर एक आम आदमी पढ़ता है, लिखता है, देखता है तो उसको लगता है क्या महागठबंधन में 3 अलग-अलग सरकार चल रही है। कांग्रेस अपनी बात करती है, आरजेडी अपनी बात करती है, जेडीयू अपनी बात करती है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप ज़मीनी हकीकत से जुड़े हुए नेता हैं। कोई भी आदमी कह दे कि किसी भी तरह का निर्णय लेने में विवाद हुआ हो, किसी भी तरह के सरकार के विकास के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में विवाद हुआ हो, भाई गठबंधन बहुत होगा तो गठबंधन के लोग बैठकर अपना कार्यक्रम बनाएंगे। मगर जो कार्यक्रम बने हैं बजट के, तब मुझको तो ना तो मैं जदयू घटक के लोग, न कांग्रेस के घटक के लोग, न किसी ने नहीं कहा कि साहब आपको फ्री हैंड नहीं है करने का। हमने फ्री हैंड होकर काम किया और फिर जो भी निर्णय होते हैं हमारे यहाँ वो सर्वसम्मति से होता है, अलग अलग नहीं होता। लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव मीडिया के जरिए एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? मतलब कई बार लालू जी बोल देते हैं कि नीतीश जब तक चाहे मुख्यमंत्री बने रहें। आपस में बात नहीं होती है क्या? मीडिया के जरिए बात हो रही है। परसों हमारे में गठबंधन के विधायक दल की बैठक थी। हमारी नेता राबड़ी देवी जी विधायक मंडल की नेता के हैसियत से उपस्थित थी। तेजस्वी तेज प्रताप भी उपस्थित थे। लालू जी भी उसमें आए। मैं खाने के वक्त दिल्ली से आए थे और आने के बाद वो आए इसमें। तो मतलब बिल्ली के भाग से जो है शिखर टूटने के आस में बहुत लोग लगे हुए हैं। तो हम कहते हैं कि आस लगाए रहिए। क्राइम को लेकर इंडस्ट्रीज वाले बहुत चिंतित हैं। जो इंडस्ट्रीज हैं वो दोबारा सोच रही हैं, नई आने के लिए तैयार नहीं है। वित्त मंत्री की तरह आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर आंकड़ों पे जाएं, हालांकि जो भी अपराध हुए हैं वो खुशी की बात नहीं है, मगर आप आंकड़ों पे जाइए। मैं दुखी हूँ और सरकार का जो दायित्व है क्रिमिनल को पकड़ने का, किसी को किसी भी तरह का मरौवत नहीं बरतने का, वो सरकार की तरफ से अगर ठोस कारगर कार्रवाई अगर नहीं हुई रहती तो आप कह सकते हैं कि अब मान लीजिए कि हम आप यहाँ बैठे हुए हैं, अगर कोई हमारे यहाँ बैठा हुआ है हमको मार के भाग जाए, तो अब सरकार जो है अगर उस अपराधी को ना पकड़े और उसको सज़ा ना दिलवाए तो यह कहेगा कि साहब सरकार द्वारा प्रायोजित ये हत्या थी। मगर आंकड़ों की बात कीजिए तो दिल्ली तो अभी सबसे अव्वल है। झारखंड की क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, पंजाब हरियाणा की क्या स्थिति है। सिद्दीकी साहब, ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। हम जब भी जब भी क्राइम की बात बिहार में करने लगता है तो यहाँ के सब नेता दूसरे राज्यों के आंकड़े गिनाने लगते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं सर कि हम क्या इस चीज को डिनाई कर सकते हैं कि बिहार में क्राइम काफी है? मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। AK-47 से हत्या हो रही है? नहीं, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं जी। मगर जो लोग गैंग राइवलरी में लगे हुए हैं वो कौन लोग हैं? और आप कह सकते हैं कि साहब सारे गैंग के पीछे जो है पुलिस क्यों नहीं है? तो गैंग राइवलरी में मरे हैं लोग। हाँ, एक हत्या आप कह सकते हैं कि जो दरभंगा में इंजीनियर की हत्या हुई, और ऐसा भी नहीं है कि उनको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दिया गया था, पुलिस प्रोटेक्शन भी था, किसी कारणवश जो है वो हो गया। मगर उसके एक एक लोग अपराधी खोज के पकड़े गए हैं और फास्ट ट्रैक चलाकर उनको सजा दिलाया जाएगा। मगर आपने कहा कि मैं कहाँ कहता हूँ, मैं तो आंकड़े पे उतना जाता भी नहीं हूँ, मगर जो लोग गला फाड़ के ये बोल रहे हैं कि साहब लॉ एंड ऑर्डर हुआ कि हम 12 बजे रात में नहीं चल सके, हम कहीं डर से नहीं जा सकें, तो ऐसा है कि ट्रेन है, बस स्टैंड है,
सारे पटने में आप देख लीजिए, डरा हुआ नहीं है आदमी। हाँ, घटनाएं में घटी हैं कुछ, मगर उस घटनाओं के निष्कर्ष पे हम पहुंचेंगे और जो कल्प्रिट हैं, जो दोषी हैं, उनको सजा देंगे। देखिए, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक सिक्के के ही दो पहलू हैं और दोनों का दायित्व है राजहित। हाँ, हमारी जो कमी है वो उजागर करेंगे और हमको सुझाव भी वो देंगे, मगर हम दोनों अपनी राजनीति में मतलब चमकाने के लिए नहीं करेंगे। बिहार के कॉस्ट पर बिहार की छवि को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया यह बात कही कर सिद्दीकी रहे साहब हैं। आपने। मेरा अगला सवाल, आप बिहार की राजनीति में एक बहुत कद्दावर नेता के तौर पे देखे जाते हैं। आप ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं जैसा मैंने कहा, और जनता में आपको लेकर बहुत उम्मीदें हैं। आप सबसे वरिष्ठ नेता थे आरजेडी के, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को उम्मीद थी कि आप उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो फिर से वही आरोप लगता है कि क्या कहीं ना कहीं परिवारवाद के चलते ऐसा ये एपिसोड खत्म हो गया, इसलिए अब इस एपिसोड पे बहस करना कोई माने नहीं रखता है। हम नहीं करते। मगर इतना ही कहेंगे जी। कि जो भी जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी का निष्ठा से निर्वहन हो जाए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आखिरी सवाल, लोकसभा जाने की जो आपकी एक इच्छा है वो कब पूरी हो रही है? वो तो जनता जब चाहेगी तब होगा, पार्टी जब चाहेगी तब होगा। बात लेकिन असल कहीं ना ऐसा- कहीं मन में एक भाई 7 बार एमएलए हो गए हम, तो अब लगता है आदमी को कि साहब पार्लियामेंट भी देखा जाए। पार्लियामेंट देखने की कोशिश की 2 बार, एक बार 5,000 वोट से हार गए, एक बार 18,000 वोट से हार गए, मगर जनता ने स्नेह बहुत दिया, वोट बहुत दिया, प्यार बहुत दिया। मगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्टी जो है वो महत्वपूर्ण है। पार्टी कहेगी कि भाई आप यहाँ रहें तो रहेंगे, पार्टी कहेगी कि आप यहाँ से यहाँ चले जाइए, वहाँ चले जाएंगे। जब तक हम पार्टी में हैं, पार्टी के प्रति वफादार हैं, पार्टी में का जो निर्णय है वो हमारे लिए सर्वमान्य है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब। तो ये थे बिहार के वित्त मंत्री जो बता रहे थे कि बिहार के बजट से बहुत खुश अपने रिपोर्ट कार्ड से वो खुद भी नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो बेस्ट हो सके बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए, उसे करें। धन्यवाद।